तो गहलोत मंत्रिमंडल की ये 53वीं बैठक है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू है। इस बैठक में कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के एजेंडे पर चर्चा जारी है। कृषि विभाग से कृषि उपज में मंडी प्रथम संशोधन अध्यादेश 2022 पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग का चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन पर भी चर्चा इस बैठक में संभावित है। प्रस्तावित इस बैठक में ये चर्चा भी है। इसके तहत कार्यरत नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति क्रम में निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त विभाग का राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। ये जानकारी और ये उन सभी 6 एजेंडों में शुमार बिंदु है जिन्हें अभी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ओपीएस के तहत सुविधाएं अधिक मिलेगी, सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। ओपीएस के तहत शिक्षा विभाग का उच्च माध्यमिक स्कूल भुसावर का नाम बदलने का प्रस्ताव, जो कि लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी, ये भी आज के बिंदुओं में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुसावर करने का प्रस्ताव, इस स्कूल का नाम अब रखा गया है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान को एक सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पर भी चर्चा, साथ ही सोसाइटी के बायलॉज में अनुमोदन के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा प्रस्तावित है। तो ये तमाम 6 बिंदु जिन पर अनुमोदन होंगे, संशोधन होंगे, आज की बैठक में बैठक शुरू हो गई है। ये 53वीं बैठक है और इस बैठक के बाद में आप देखिए, आप इसको इस चीज से भी जोड़कर देखिए कि कल ही राज्यसभा चुनाव हुए और कल ही परिणाम आए। इसके बाद में आज से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल की 53वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में तमाम वो मुद्दे कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम मोटे तौर पर जो सीधे जुड़ते हुए मुद्दे हैं जनता से, उन सभी को शामिल किया गया है। आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए संचार विभाग के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। कृषि विभाग के कृषि उपज मंडी प्रथम संशोधन अध्यादेश 2022 पर एक बार फिर से चर्चा होगी। चिकित्सा विभाग की अगर बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा का बिंदु आज रहेगा। इसके अलावा कार्यरत नेत्र सहायक संवर्ग में ये भी चिकित्सा विभाग के एजेंडे में ही शामिल है, उसमें पदोन्नति क्रम किए जाएंगे निर्धारित। वित्त विभाग में राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम में संशोधन का प्रस्ताव, आज चर्चा हो सकती है इस पर भी। इसके अलावा ओपीएस के तहत सुविधाएं कितनी मिलेगी, कितनी घटेगी या फिर स्टेबल रहेगी, इस पर भी चर्चा। शिक्षा विभाग के एजेंडे में शुमार है उच्च माध्यमिक स्कूल भुसावर का नाम बदलने का प्रस्ताव, जिसे स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुसावर करने का प्रस्ताव रखा गया है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव और साथ ही सोसाइटी के बायलॉज में अनुमोदन के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा आज हो रही है। तो राज्यसभा चुनाव संपन्न, अब आई है तबादलों की बेला। जी हां, आईपीएस की बड़ी सूची है, काफी दिनों से प्रतीक्षा में वेटिंग लिस्ट में, और वहीं आरएएस और आईएएस की भी पोस्टिंग बाकी है। अतिरिक्त चार्ज के बोझ से लदी ब्यूरोक्रेसी को मिल सकती है राहत। लंबे समय से दरकार थी, अतिरिक्त चार्ज भी था, एक ही व्यक्ति के पास कई प्रभार, कई क्षेत्र, कई संभाग, कई विभाग, लेकिन अब क्योंकि चुनावों से फ्री हो चुके हैं तो ब्यूरोक्रेसी को राहत मिल सकती है अतिरिक्त चार्ज से। तो वहीं पुलिस बेड़े में जिला एसपी स्तर पर बदलाव हो सकता है। जिला एसपी स्तर पर पुलिस के बेड़े में बदलाव की जानकारी इसके बाद अब शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आरएएस का एक वर्ग सूटेबल पोस्टिंग की बाट जो रहा है। आरएएस का एक बड़ा वर्ग है जो कि सूटेबल पोस्टिंग अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी जो कंफर्ट है उसके हिसाब से लंबे समय से उसकी बाट जो रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अब कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, कांग्रेस को विजय हासिल हुई है 3 सीटों पर। अब तबादलों की बेला आई है और तबादले भी देखिए एक नई स्फूर्ति के साथ में होंगे। आईपीएस की बड़ी सोची चूंकि काफी दिनों से प्रतीक्षा में है, वेटिंग में है, और आरएएस और आईएएस की भी पोस्टिंग बाकी है। तो बीजेपी से निष्कासन के बाद एमएलए शोभा रानी कुशवाहा का बड़ा बयान। 2017 उपचुनाव में मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे, बल्कि ये लोग मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इनको लगा कि जो धौलपुर जिले के साथ साथ राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथों से निकल सकता है तो खुद चलकर आए थे। ये बयान उनका आया है। इसके बाद में समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वादे करके गए, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बीजेपी हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछे जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये पार्टी से हटाए जाने के बाद में इनका बयान सामने आया है। शोभा रानी कुशवाहा जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी से निष्कासित कर दी गई है। निष्कासन के बाद में जब द्वार बंद हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शोभा रानी कुशवाहा के लिए, धौलपुर से एमएलए, लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान इस पर आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना रिएक्शन के तहत बयान में उन्होंने कह दिया है
कि 2017 में उपचुनाव जब हुआ था तो मैं और मेरा कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गए थे, हम लोग हमारे घर पर थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पास आए मेरे और मेरे परिवार को तबाह करने के बाद। ये भी उन्होंने बड़ी बात कही। इसके भी कई मायने निकलते हैं। उन्होंने तबाह शब्द यूज किया है। इसके अलावा धौलपुर जिले के साथ साथ राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है तो खुद चल कर आए थे। जब उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का इल्म हुआ या फिर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कुशवाहा समाज उनके हाथ से निकल सकता है, वो कुनबा निकल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी खुद पहुंची और राजस्थान के कुशवाहा समाज को साधने के लिए शोभरानी कुशवाहा का रुख भारतीय जनता पार्टी ने किया। आगे उन्होंने कहा कि समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वादे करके गए थे, समाज से जुड़े हुए, उनके वर्ग से जुड़े हुए, लेकिन उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछे, उनसे बात करें, उनसे सवाल करें कि हमें बीजेपी में लेकर गए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये बयान, ये पहली प्रतिक्रिया जो उनकी सामने आई है। इससे पहले भी कल उन्होंने कहा था, जब क्रॉस वोटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्रॉस वोटिंग की है, इस चीज को मानती हैं, एग्री करती हैं, लेकिन इसका जवाब उनके देवर से लेंगी। और अब उनका एक विस्तृत बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके पास आई थी 2017 में उपचुनाव के बाद में, लेकिन जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लेकर आई थी, वो वायदे आज भी पूरे नहीं हुए। बीजेपी से निष्कासन के बाद एमएलए शोभारानी कुशवाहा का बड़ा बयान। धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव की कही बात, बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता और अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष की बात उन्होंने कही। गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया। हमारे पास जीतने के लिए संख्या भरपूर रही। राष्ट्रीय नेताओं ने जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को दिया, कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया और बीजेपी को हरा दिया, जिसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंची। लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनके सामने किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सके। तमाम वो बातें जो कि उनकी प्रतिक्रियाओं के तहत एक विस्तृत बयान के जरिए सामने आई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए धौलपुर पंचायत समिति चुनाव का भी उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया। कहा कि प्रधान के लिए लोधा समाज ने नवल लोधा को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं को हरवा दिया। अब बताएं, ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। ये सारी टीस है, ये सारी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि निष्कासन के बाद आई। क्रॉस वोटिंग उन्होंने की। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी राज्यसभा से जो थे, उनके पक्ष में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग करने के बाद में निष्कासित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी का द्वार एक तरीके से उनके लिए बंद हो गया है। अपनी सफाई देने का समय भी दिया था, लेकिन अब जो बयान और जो प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से सामने आ रही है, तो कहा जा सकता है कि शोभारानी कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के साथ ही फुल स्टॉप है। उन्होंने ये भी कहा कि धौलपुर नगर परिषद चुनाव की बातों का जिक्र करते हुए उन्हें तमाम ये सारी बातें कही और कहा कि जहां अपने वादों को नहीं माना जाता, जिन वादों को करके हमें मिलाया गया था वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ऐसी पार्टी के साथ में रुकने का कोई अर्थ नहीं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जयपुर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय सत्र में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। जाट संसद के द्वितीय सत्र में दुनिया के 130 देशों के जाट शिरकत करेंगे। 12 जून को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पीएस कलवानिया और रामअवतार पलसानिया इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो 12 जून को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएस कलवानिया और रामअवतार पलसानिया इसके आयोजक हैं और इसी आयोजन में शिरकत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे हैं जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय सत्र में हिस्सा लेंगे और जयपुर पहुंच गए। इसके लिए जाट संसद आयोजित की जा रही है। द्वितीय सत्र इसका रखा, सत्र वाइज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और द्वितीय सत्र में दुनिया के 130 देशों से जाट इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12 जून को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम यानी कि कल ये कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाला है। पीएस कलवानिया और रामअवतार पलसानिया इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा, सांसद रामचरण बोहरा भी इस दौरान उपस्थित रहे। पंचकर्म विभाग, एनिमल हाउस, ड्रग डिस्कवरी यूनिट का भी शुभारंभ किया गया। संबोधन में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा देश में आयुष को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयास किए हैं। बीते 8 साल में आयुष ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। 18.2 बिलियन डॉलर तक आयुष का बाजार पहुंचा। 2014 में पीएम बनने के बाद आयुष मंत्रालय बनाया भी गया। बजट 6 गुना तक बढ़ाया, जिससे आयुष यूनानी होम्योपैथी में सुधार हुआ।
आयुष की क्रेडिबिलिटी कोरोना काल में ज्यादा बढ़ी। WHO ने गुजरात के जामनगर में पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन संस्थान स्थापित किया। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी पद्धति आगे बढ़ रही है। गांधीनगर में इन्वेस्टमेंट समिट में 9,000 करोड़ का कमिटमेंट भी मिला। ये तमाम वो बातें जो उन्होंने की। इसके बाद में उन्होंने कहा कि योग को विश्व भर में आज मानव समाज ने स्वीकार किया है और आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा, विश्व में मनाया जाएगा और इसके लिए 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जयपुर NIA को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी मिल चुका है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि। कोरोना में आयुर्वेदिक औषधियों से लोगों को बचाव में राहत मिली। योग दिवस के लिए 13 मार्च को 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया था और साथ ही आजादी के 75 वर्ष के तहत 75 आइकॉनिक लोकेशन पर योग दिवस मनाया जाएगा। तो सूर्य नगरी में जल्द होंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का सपना जल्द साकार होगा। RC के अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों के चलते ये सपना जल्द ही साकार होने पर है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में विकास के बाद संभावनाएं बढ़ी हैं। IPL मैच की भी अब संभावना यहां पर बढ़ गई है। फिनिशिंग के बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम तैयार हो जाएगा और पूरी तरह से तैयार होकर अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के लायक ये स्टेडियम हो जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के दिए बजट के अनुसार स्टेडियम का कार्य हुआ है, रंग-रोगन हुआ है और वैभव गहलोत के लगातार प्रयासों से स्टेडियम को तैयार किया गया है। BCCI के मापदंडों को ध्यान में रख करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया है। तो वही देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत की कुशल रणनीति से राज्यसभा चुनाव में फतेह। मुख्यमंत्री गहलोत ने जीत के बाद सभी विधायकों का आभार जाहिर किया। कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी विधायकों का हृदय से आभार। ये राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस का समय हो, सभी में साथ रह करके विधायकों ने साथ दिया और तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही भी। तो मुख्यमंत्री गहलोत की कुशल रणनीति से राज्यसभा चुनाव फतेह है। कल 3 सीटों पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की और मुख्यमंत्री गहलोत ने जीत के लिए सभी विधायकों का आभार जीत के बाद में जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी विधायकों का हृदय से आभारी हूं। ये राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस का समय हो, राजस्थान में BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों, 13 निर्दलीय, 2 CPI-M, 2 BTP, 1 RLD विधायकों ने हमारी सरकार का हमेशा साथ दिया। इन सबने बीजेपी के द्वारा की गई खरीद फरोख्त की कोशिशों को करारा जवाब दिया। इन विधायकों ने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए 2018 से ही सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि स्थायी सरकार से विकास तेज गति से संभव होता है। इन विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी प्रलोभन के सरकार का समर्थन किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान में इन विधायकों ने एक नई परंपरा कायम की, जिसमें भाजपा के धनबल और बाहुबल को हराया है और प्रदेश की जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है। इस विजय से हमारे प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में ऊंचा हुआ।